नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएल न्यूज में। और एक बार फिर वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों का। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें। और आज की बड़ी खबरों की पहली अपडेट में हम आपको बताएंगे बीजेपी और बीएसपी के बाद सपा भी ब्राह्मणों को लुभाने की जुगत में। जी हां, 12 सितंबर से करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन। वहीं आपको दूसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति। तो वहीं आपको दूसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे यूपी विधानसभा की वेबसाइट हो गई है हैक। जी हां, आपत्तिजनक पोस्ट के बाद साइबर थाने में केस दर्ज हो गया है। वहीं आपको चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे ओवैसी का पीएम पर निशाना। जी हां, ओवैसी बोले धीरे धीरे देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रही है मोदी सरकार। पर तमाम बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बीजेपी और बीएसपी के बाद सपा भी ब्राह्मणों को लुभाने की जुगत में 12 सितंबर से करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन। समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सभा की राज्य कार्यकारिणी बैठक में पार्टी से ब्राह्मणों को जोड़ने पर चिंतन हुआ है, जिसके बाद सपा प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत 12 सितंबर से की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, राजनीतिक दल भी वोटरों के अलग अलग वर्ग को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने में जुटे हैं। बीजेपी और बसपा के बाद अब अखिलेश यादव की पार्टी सपा भी प्रबुद्ध सम्मेलन करने की तैयारी में है। जी हां, समाजवादी पार्टी की प्रबुद्ध सपा की राज्य कार्यकारिणी बैठक में पार्टी से ब्राह्मणों को जोड़ने पर चिंतन हुआ है, जिसके बाद सपा प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत 12 सितंबर से की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव भी सितंबर आखिर तक सम्मेलन का हिस्सा बन सकते हैं। सपा प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे ने आज तक को बताया कि पार्टी 12 सितंबर से औरैया में सम्मेलन की शुरुआत कर रही है, जिसके बाद 17 सितंबर को फतेहपुर, 18 को चित्रकूट और 19 को बांदा में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पांडे ने यह भी बताया कि इसका समापन बांदा में नहीं होगा, बल्कि ये यात्रा अभी और भी आगे जारी रहेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के सिविल कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी है। जी हां, जस्टिस प्रकाश पाड़िया की सिंगल बेंच ने सर्वेक्षण पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों से 2 हफ्ते में नए सिरे से जवाब दाखिल करने को कहा है। तब तक के लिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगी रहेगी। अदालत ने 1991 में दायर मुख्य मुकदमे की कार्यवाही पर भी अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। अदालत के फैसले से मुस्लिम पक्षकारों को फौरी राहत मिली है। आपको बता दें, अंजुमन इंतजामिया मजाजिद व यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर स्टे का फैसला देते हुए अदालत ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश पर निराधार बता दिया है। अदालत ने कहा, रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि इस अदालत से सभी लंबित याचिकाओं पर निर्णय 15 मार्च 2021 को सुरक्षित रख लिया जाएगा। निचली अदालत को इस बात की पूरी जानकारी थी। इससे ध्यान में रखते हुए निचली अदालत को आगे सुनवाई का सर्वेक्षण का आदेश देना चाहिए था, बल्कि इस अदालत के समक्ष लंबित याचिकाओं पर फैसला आने का इंतजार करना चाहिए था। आपको बता दें, 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने वाद मित्र की याचिका पर पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दे दिया था। यूपी विधानसभा की वेबसाइट हुई हैक, आपत्तिजनक पोस्ट के बाद साइबर थाने में केस दर्ज। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधियों के हौसले काफी बढ़ गए हैं। जी हां, ताजा मामला यूपी विधानसभा की वेबसाइट से संबंधित है। कहा जा रहा है अपराधियों ने वेबसाइट हैक कर दी है। इतना ही नहीं, बल्कि वेबसाइट पर अवांछित पोस्ट भी डाल दी है। यूकी डेस्को ने इस मामले में लखनऊ के साइबर थाने में केस दर्ज कराया है। हालांकि इस बारे में पुलिस का कहना है कि यूपी विधानसभा की वेबसाइट हैक नहीं हुई है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इस वेबसाइट को एक प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर वर्ल्ड वाइड चलाती है। वेबसाइट पर एक दवा के वनरेबल एडवर्टाइजमेंट का पेज आ गया था। कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं, नेपाल और यूरोप के अन्य देशों में भी वेबसाइट का संचालन करती है। उन सभी पर यह एडवर्टीजमेंट गया है। पुलिस ने कहा कि इस संदर्भ में एक एफआईआर दर्ज करा दी गई है। कंपनी से बात कर मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें, साइबर क्राइम के मामलों में पिछले कुछ महीनों में काफी तेजी दिख रही है। कुछ जानकार इसे अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की साइबर अपराधियों की तैयारी से जोड़कर भी देख रहे हैं। पिछले दिनों निर्वाचन आयोग की वेबसाइट हैक कर सैकड़ों फर्जी वोट आईडी कार्ड बनाने का मामला सामने आया था। आपको बता दें, इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब विधानसभा की वेबसाइट पर अवांछित पोस्ट का मामला सामने आया है।
यूपी विधानसभा की साइट बेहद सुरक्षित मानी जाती है और आवंटित पोस्ट की बात सामने आने से विधानसभा के ऑनलाइन कामों की सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। ओवैसी का पीएम पर निशाना, बोले धीरे धीरे देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रही है मोदी सरकार। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों का राजनीति में सिर्फ शोषण किया जाता है, लेकिन अब बदलाव की बारी है। उन्होंने आगे कहा, मुसलमान अब तुम किसी को नेता बनाने के बजाय खुद नेता बन जाओ। 19% मुसलमान दूसरे दलों का गुलाम बनकर रह गया है और 9% यादव अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाते हैं। एक होकर अपने समाज को बढ़ाकर ही हमारा हक मिलेगा। जनसभा में ओवैसी सभी राजनीतिक दलों को आड़े हाथ लेते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें, ओवैसी गुरुवार को चंदना स्थित इमामबाड़ा मैदान पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने वाम और उसके हक बुलंदी के लिए काम करो। भाजपा की योगी और मोदी सरकार सेकुलरिज्म को कमजोर करने का कार्य कर रही है। वजीर अल नरेंद्र मोदी धीरे धीरे देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की तैयारी कर रहे हैं। देश में मुसलमानों की मौतों का वीडियो बनाकर वायरल कर हमारी हिम्मत को कमजोर किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार दंगइयों के पर्दे के पीछे से मदद कर रही है। यही हुआ बाराबंकी में, जब रामसीना घाट में बनी 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये खेल खुद मुख्यमंत्री योगी ने करवाया। बीच में भाजपा में बदलाव होना था, योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाना था, तो उस बाबा ने एसडीएम को आगे कर मस्जिद को शहीद करवाकर सरगर्मी तेज कर दी। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 पासपोर्ट मामले में आरोप तय। 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पैन कार्ड के बाद अब 2 पासपोर्ट के मामले में भी सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम पर कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं। एमपी एमएलए की कोर्ट में अब्दुल्ला आजम पर आरोप तय होने के बाद इस मामले की गवाही के लिए भाजपा नेता को बुलाया गया है। गवाही 13 सितंबर को होगी। आपको बताते चले, सपा सांसद आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां और उनके परिवार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पैन कार्ड के बाद अब 2 पासपोर्ट मामले में सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। अब्दुल्ला के अधिवक्ता की ओर से चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ दाखिल प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद गुरुवार को अब्दुल्ला आजम पर भी आरोप तय कर दिए गए हैं। मुख्तार अंसारी को किनारे लगाने की तैयारी में मायावती, मौका देख कर लेंगी अंतिम फैसला। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती अगले विधानसभा चुनाव में पहले अपनी पार्टी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी से किनारा कर सकती हैं। जी हां, पार्टी में अंसारी की सीट मऊ सदर से वैकल्पिक उम्मीदवार की तलाश भी शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि मुख्तार अंसारी को भी इस बात का अंदेशा है कि मायावती उन्हें ऐन मौके पर झटका दे सकती हैं, इसलिए उन्होंने भी विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से योगी सरकार बाहुबलियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है और उसे जनता का समर्थन भी मिल रहा है, उसके बाद बीएसपी के रणनीतिकारों को लगता है कि अंसारी के साथ दिखने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। खबरों के मुताबिक उनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि मायावती ने न सिर्फ मऊ सीट से मुख्तार अंसारी का टिकट काटने जा रही हैं, बल्कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उसे एक बार फिर बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। जी हां, बीएसपी मुख्तार के बदले किसी दूसरे प्रभावशाली नेता की तलाश कर रही है, जिसे मऊ सदर सीट से उम्मीदवार बनाया जा सके। आपको बता दें, मुख्तार के किसी करीबी रिश्तेदार या मजबूत प्रत्याशी मिलने की स्थिति में किसी गैर मुस्लिम पर मायावती दांव लगा सकती हैं। लखनऊ दौरे पर चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को लखनऊ पहुंच रही हैं और इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग के संयोजक ललन कुमार ने बताया कि प्रियंका आज लखनऊ पहुंचकर कॉल हाउस में विश्राम करेंगी और उनका दौरा औपचारिक रूप से शुक्रवार 10 सितंबर से शुरू होगा। ललन कुमार ने बताया कि इस दौरान प्रियंका पार्टी के आगामी अभियानों पर मंथन करेंगी और सलाहकार समिति तथा चुनाव कमेटी के साथ बैठक भी करेंगी। इन बैठकों की आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया पर मंथन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रियंका हर गांव कांग्रेस अभियान की जिलावार समीक्षा करेंगी। साथ ही नवनियुक्ति 8,134 ग्राम पंचायत अध्यक्षों और उनके 1,70,000 पदाधिकारियों की रिपोर्ट लेंगी। वह आगामी 1 महीने में चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और रणनीति भी तय करेंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रियंका प्रशिक्षण से पराक्रम महाअभियान के पहले चरण पर भी चर्चा करेंगी। मायावती को फिर याद आए काशीराम। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा दिखाएगी ताकत। बसपा सुप्रीमो मायावती 9 अक्टूबर को पार्टी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर मिशन 2022 को विधिवत शंखनाद करेंगी। जी हां, मायावती ने 9 अक्टूबर को लखनऊ में लाखों की भीड़ जुटाकर विपक्षी दलों को अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दिया है।
ऐसे में उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1000 कार्यकर्ताओं को लखनऊ लाने का टारगेट दिया था। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती 9 अक्टूबर को पार्टी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि मिशन 2022 का विधिवत रूप से शंखनाद करेंगी। मायावती ने 9 अक्टूबर को काशीराम पुण्यतिथि के अवसर पर होने वाली रैली की तैयारी और कार्यकर्ताओं के लक्ष्य तय कर दिए हैं। बुधवार को बसपा सुप्रीमो ने अपने जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेटरों की बैठक में निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 बसों में कार्यकर्ताओं को लखनऊ लाया जाए। इसके अतिरिक्त अपने निजी वाहन, कार आदि में भी कार्यकर्ता यहां पहुंचेंगे। प्रत्येक विधानसभा में 1000 लोगों को लाए जाने का टारगेट दिया गया है। 16 सितंबर से खुल सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र, प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में किए जाएंगे संचालित। बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों का संचालन शुरू होने के बाद अब आंगनबाड़ी केंद्र में भी 16 सितंबर से खुल सकते हैं। जी हां, बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर से आंगनबाड़ी केंद्रों का प्री प्राइमरी के रूप में संचालन करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में कोरोना की पहली लहर के आहट के साथ ही मार्च 2017 के दूसरे सप्ताह से करीब 1.5 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बंद कर दिया था। कोरोना की पहली लहर के दौरान ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 जारी की गई। शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूलों के रूप में संचालित करने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग ने बीते वर्ष से ही आंगनबाड़ी केंद्रों की प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित करने की तैयारी शुरू कर दी थी और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वहां के पाठ्यक्रम भी निर्धारित कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन भी 15 सितंबर तक बंद कर दिया गया था और बेसिक शिक्षा विभाग से 16 सितंबर से आंगनबाड़ी केंद्रों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत संचालन शुरू करने का संकेत मिलने के बाद प्री प्राइमरी स्कूलों के संचालन की तैयारी शुरू कर दी गई है। कल से लगेंगे 3rd AC इकोनॉमी के 2 कोच, 60 रुपए तक कम हो जाएगा लखनऊ से दिल्ली का किराया। चारबाग स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलने वाली AC एक्सप्रेस में शुक्रवार को 3rd AC इकोनॉमी के 2 कोच लगाए जाएंगे। इससे किराया 60 रुपए तक कम हो जाएगा। इन बोगियों में सीटों की संख्या 83 हो जाएगी। रेलवे प्रशासन यात्रियों की सहूलियत के लिए नई 3rd AC इकोनॉमी बोगियां इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें, पुष्पक में भी इन्हें लगाने का फैसला किया गया है। वहीं AC एक्सप्रेसवे में इसके 2 कोच लगाए जाएंगे। रिजर्वेशन सिस्टम ने इसकी फीडिंग की जा चुकी है और यात्रियों के टिकट भी बुक करवा लिए गए हैं। यूपी के 66 ITI भवनों में लगेगा सोलर पावर प्लांट। यूपी के 66 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अब सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे। जी हाँ, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास इसमें सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। इससे यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी, साथ ही बिजली की भी बचत होगी। आपको बता दें, यूपी में 300 से अधिक सरकारी ITI संचालित किए जा रहे हैं। इनमें सीटों की संख्या करीब 1,19,000 है। अभी हाल ही में सरकार ने छात्रों के कौशल विकास के लिए 44 नए राजकीय ITI शुरू किए हैं। इससे 58,000 से अधिक सीटों में बढ़ोतरी हुई है। विभाग के अनुसार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 66 ITI में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। हर ITI में 40 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे। कई ITI में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने शुरू भी हो गए हैं। आपको बता दें, इससे छात्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। यूपी के 16 जिलों में 1131 गांव बाढ़ की चपेट में, राहत कार्य लगातार जारी। उत्तर प्रदेश में 16 जिलों के 1131 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। खीरी में शारदा, बलिया में घाघरा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर व गोंडा में नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बाढ़ प्रभावित सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीरदास, बलरामपुर, खीरी, मऊ, बलिया, आजमगढ़, बस्ती, कुशीनगर, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, बहराइच और सीतापुर के बाढ़ प्रभावित गांव में जरूरी बचाव कार्य के निर्देश दे दिए गए हैं। राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के सभी तटबंध सुरक्षित हैं। कहीं भी किसी प्रकार की चिंताजनक स्थिति नहीं है। गत 24 घंटे में प्रदेश में 1.3 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 7.3 मिलीमीटर के 18% है। आपको बता दें, बाढ़ प्रभावित जिलों में सर्च व रेस्क्यू के लिए NDRF, SDRF और PEC की कुल 64 टीमें लगाई गई हैं। यूपी में खास राजनीतिक पार्टी में महिलाओं को 499 रुपए में दिया गया गैस सिलेंडर, जाने कहां का है मामला। यूपी में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासत शुरू हो गई है। जी हां, सभी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सपा हो या फिर भाजपा, सभी अपनी अपनी सरकार में हुए कामों का गुणगान करने लगे हैं। इतना ही नहीं, जनता के बीच जाकर कई तरह के प्रलोभन देने की भी राजनीतिक दल से चूक नहीं रहे हैं। बहरहाल इन दिनों रसोई गैस के दाम को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचा हुआ है, जिसका विपक्ष पूरा
फायदा उठा रहा है। सिलेंडर 945 रुपए तक पहुंच गया है और समाजवादी पार्टी भाजपा पर कई तरह के आरोप लगा रही है, तो वहीं आधे दामों में महिलाओं को सिलेंडर भी बांटती नजर आ रही है। इससे पहले तेल के दाम बढ़ने पर भी समाजवादी पार्टी ने तेल बांट चुकी है। यूपी में 50 साल के ऊपर अनफिट और भ्रष्ट पुलिस वालों की होगी छटनी, होंगे जबरन रिटायर। इस साल मार्च में 50 साल पूरे करने वाले उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जो अक्षम और गैर अनुशासित और भ्रष्ट पाए जाएंगे उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। जी हां, बड़ी खबर है। इस संबंध में नए आदेश अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी संस्थापना संजय सिंघल द्वारा जारी किए गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आदेश में कहा गया है कि सभी पुलिस विभागाध्यक्षों और जिला पुलिस प्रमुखों को कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक के पुलिस कर्मियों की स्कैनिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च 2021 तक 50 वर्ष की आयु तक के सभी पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग उनके प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। अक्षम, अनुशासनहीन और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार ने पिछले 2 साल से इस नीति पर और भी ज्यादा जोर दे दिया है। अब यूपीपीएससी रिक्वायरमेंट 2021 कैंसिल। जी हां, आयोग ने रद्द कर दी है ये बड़ी भर्ती। 1370 रिक्तियों पर होना था चयन। यूपीपीएससी नोटिफिकेशन 2021 के लिए आपको बता दें, आयोग प्रिंसिपल, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, लाइब्रेरियन और लेक्चरर के कुल 1370 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन फिर से जारी करेगा। जी हां, अभी नई नोटिफिकेशन की डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, मगर यह अनुमान लगाया गया है कि नया नोटिफिकेशन 1 सप्ताह के समय में जारी कर दिया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत राज्य पॉलिटेक्निक संस्थानों में विज्ञापन दर्ज संख्या 2/2017 और 18 के तहत प्रिंसिपल और लेक्चरर के पदों पर भर्ती को रद्द कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से राज्य पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रिंसिपल और लेक्चरर के कुल 1370 रिक्त पदों पर भरे जाने थे। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसका नोटिस जारी किया है। यूपी के कासगंज में भी बुखार का प्रकोप, 5 की मौत, झोला छाप डॉक्टरों के सहारे जनता। पश्चिम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जहां डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं आसपास के जिलों में बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जी हां, कासगंज के सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी अवनींद्र कुमार के मुताबिक इलाके में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जहां डेंगू के मामले सामने आए हैं, तो आसपास जिलों में बुखार के भी मामले अब सामने आ रहे हैं। डॉक्टर अवनींद्र सिंह एसएमओ कासगंज बताते हैं कि जिले में 5 मौतें हो चुकी हैं। ये वायरल फीवर, मलेरिया के चलते लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक दिव्यांग और एक महिला शामिल है। बचाव को लेकर नगरपालिका और नगर ग्राम पंचायत साथ ही ग्रामीणों क्षेत्रों में छिड़काव और फॉगिंग कराई जा रही है।